एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा लिपि। लिपि के ऊपर चर्चा करेंगे कि लिपि में हमने कौन कौन सी बातें पढ़नी है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। कल वाली जो क्लास चल रही थी हमारी, कल वाली क्लास चल रही थी भाषाई विकास के ऊपर। और भाषाई विकास के अंतर्गत देखा था हमने, पहले देखा था हमने संस्कृत भाषा, फिर देखा था पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। फिर हमने हिंदी के अंतर्गत देखा था कि जो हिंदी है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती थी। फिर उन 18 बोलियों को देखा था कि किन किन राज्यों में बोली जाती हैं और किन किन केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। यहाँ तक हमने कल जान लिया था। अब जानेंगे कि जो लिपि है, लिपि क्या होती है और वर्तमान हिंदी में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है और प्राचीन काल में कौन सी लिपि थी। उसके बाद देखेंगे कि जो लिपि है जिसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसकी वैज्ञानिकता क्या है, अर्थात गुण और दोष क्या है। उसके बाद देखेंगे कि जो लिपि है, हिंदी की लिपि है, उसका अन्य किन किन भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम लिपि की बात करें तो लिपि आप सभी को पता है प्रत्येक भाषा की होती है, अर्थात जिसमें उस भाषा को स्थायी किया जाता है या परमानेंट लिखा जाता है। अगर हम हिंदी की बात करें, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि है और इस देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। और इसकी अगर ये बात की जाए कि इस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, अर्थात इसकी उत्पत्ति किस लिपि से हुई है, तो आप ध्यान रखना ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। और ये ब्राह्मी लिपि प्राचीन काल की लिपि है और इस ब्राह्मी लिपि का जिस भाषा में प्रयोग होता था वो भाषा कौन सी थी? वो भाषा थी आपकी संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। और इसी के समकालीन एक अन्य लिपि थी जिसका नाम था खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि ये भी प्राचीन काल की लिपि है। लगभग इसमें देखा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के आसपास की लिपि है, जब मौर्य का प्रचलन था भारत में। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों के बारे में एक दो बातें जानते हैं। जैसे अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी बाईं से दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर। और खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती थी, ये लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर। इसके अंतर्गत आप ये एक दो बातें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि जो ब्राह्मी लिपि है ये किस प्रकार से लिखी जाती थी, तो आप ध्यान रखेंगे बाईं से दाईं ओर, अर्थात इस प्रकार से लिखी जाती है। और जो खरोष्टी लिपि है ये लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर, यानी इस साइड से इस साइड को लिखी जाती थी। तो ये एक दो बातें आप इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे। और फिर देखेंगे हम, फिर देखते हैं जो देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि भी लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। ठीक है, बाईं से दाईं ओर देवनागरी लिपि भी ऐसे लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि में एक पॉइंट आप और ध्यान रखना कि ये जो लिपि है ये किस प्रकार की है? ये है अक्षरात्मक लिपि। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि वर्णात्मक है या अक्षरात्मक, तो आपका जवाब रहेगा कि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक लिपि। अगर वर्णात्मक और अक्षरात्मक में भेद स्पष्ट किए जाएं तो वो किस प्रकार से होंगे? जैसे ले लेते हैं, अगर हम क की बात करते हैं तो क को अगर विखंडित किया जाए तो इस प्रकार से होगा क प्लस अ। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या है? ये है वर्ण। ठीक है, इनसे छोटा कोई और खंड नहीं हो सकता, यानी ये सबसे छोटी इकाई है। और इससे थोड़ी बड़ी इकाई क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। और इस प्रकार के ही अक्षर देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ये लिपि कैसी है? अक्षरात्मक लिपि। अब देखते हैं कि जो देवनागरी लिपि है इस लिपि का अन्य किन किन भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं देवनागरी लिपि का अन्य भाषा में प्रयोग। तो आप जानते हैं जो देवनागरी लिपि है इसका अन्य कितनी भाषाओं में प्रयोग किया जाता है? 5 भाषाओं में। ठीक है, पहली रहेगी संस्कृत, दूसरी हिंदी, तीसरी मराठी, चौथी कोंकणी, पांचवी नेपाली। अगर संस्कृत की बात की जाए तो वर्तमान में जो संस्कृत लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। अगर सवाल ये पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का प्राचीन काल में
किस लिपि में प्रयोग किया जाता था संस्कृत भाषा का, यानी जो संस्कृत भाषा है इसको प्राचीन काल में किस लिपि में लिखा जाता था, तब आपका जवाब देवनागरी नहीं रहेगा, तब आपका जवाब रहेगा ब्राह्मी लिपि। प्राचीन काल में संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, जबकि वर्तमान में लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। और जो हिंदी है, हिंदी तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी और कोंकणी नेपाली ये किस में लिखी जाती है, देवनागरी। केवल आप संस्कृत वाला बिंदु ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि जो देवनागरी लिपि है इसके गुण दोष क्या है, इसकी वैज्ञानिकता। चलिए अब देखते हैं देवनागरी लिपि के गुण और दोष। अगर देवनागरी लिपि के गुण दोष स्पष्ट करने हैं तो हमें देवनागरी के समतुल्य एक दूसरी लिपि लेनी होती है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम गुण दोष स्पष्ट कर सकते हैं, अर्थात देवनागरी लिपि की क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। और रोमन लिपि इसके समतुल्य इसीलिए क्योंकि देवनागरी लिपि और रोमन लिपि का अधिक प्रचलन है। ठीक है, अगर हम देवनागरी लिपि की अच्छी बातें करें, यानी इसके अंतर्गत देखें कि इसकी अच्छी बातें क्या हैं, तो यहाँ पर पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जो देवनागरी लिपि है इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन दिए गए हैं, अर्थात जो पूरी वर्णमाला लिखी गई है वो पूरी सिस्टमैटिक तरीके से है, वैज्ञानिक रूप से लिखी गई है, और प्रत्येक वर्ण अपने अपने स्थान में क्रमबद्ध रूप से लगाया गया है। तो एक बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक स्वर व्यंजन क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हैं। और दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी हम ध्वनि उच्चारित करते हैं, जिन भी ध्वनियों को हम बोलते हैं, उन ध्वनियों का एक अपना अलग सिंबल बनाया गया है, अर्थात अलग चिन्ह बनाया गया है, जबकि रोमन में ऐसा नहीं है। अगर रोमन की बात करें तो नौ और नौ के लिए केवल एन का प्रयोग किया जाता है, यानी दो ध्वनियों के लिए एक का प्रयोग किया जाता है। जैसे द और ड के लिए डी का प्रयोग किया जाता है, और क के लिए पूरे हमारे पास कितने विकल्प है, 3 है, के सी क्यू, इस प्रकार से। तो ये इसकी त्रुटियां बोले या इसकी कामियां बोले इसमें, ठीक है। और देवनागरी लिपि में इस प्रकार का नहीं है, इस पे जितने भी हम वर्ण उच्चारित करते हैं उनका लिखने का भी अलग अलग सिंबल, अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। और उसके बाद ध्यान रखेंगे इसमें, तीसरी बात क्या ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये लिपि कैसी है, ये लिपि है लचीली प्रकृति की, ठीक है, लचीली प्रकृति की है। और वो इस प्रकार से कि इस लिपि में काल के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर जैसे आप किसी शब्द में देखते होंगे कि इस प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे किस प्रकार के शब्द बनते हैं, जैसे सपोज कफन, ठीक है, कफन, जवाब, जवाब, इस प्रकार की है, यानी जिसके नीचे नुक्ता लगाया जाता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये 5 ध्वनियां किस लिपि की ध्वनियां ली गई हैं, ठीक है, और इन लिपि या इन ध्वनियों का जिस शब्दों में प्रयोग होता है वो शब्द किस भाषा के बन जाते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो ध्वनियां हैं ये फारसी लिपि की ध्वनियां हैं, और ध्वनियां कितनी है तो आप ध्यान रखेंगे 5 ध्वनियां हैं जिनको देवनागरी लिपि में स्थान दिया गया है। अगर देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि में आप जानते हैं जो कुल वर्ण हैं मानक रूप से कितने हैं, 49 है, मानक रूप से 49, यानी मान्यता अनुसार 49 वर्ण है, और समय के साथ साथ परिवर्तन किया गया है तो 52 भी थे, और इसके साथ ये 5 ध्वनियां और भी सम्मिलित की गई हैं। तो ये लचीलापन या लचीली प्रकृति की लिपि आपको समझ में आ गई होगी, यानी काल के अनुसार इस देवनागरी लिपि में परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अब इसमें हमने देखना ये है कि जो ये 5 ध्वनियां हैं, इन 5 ध्वनियों के नीचे आपको बिंदियां दिखाई दे रही होगी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नुक्ता, इसको क्या बोला जाता है, नुक्ता। और ये नुक्ता किसकी देन है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इस 5 ध्वनियों में ये ध्यान रखना है कि जो इनके नीचे नुक्ता लगाया गया है ये किसकी देन है। तो आप ध्यान रखेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे, सितारे हिंद इनका नाम था, जिनके द्वारा इन 5 ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाया गया है। तो इनसे सभी से किस प्रकार के शब्द बनते हैं ये आप जान चुके हैं कि विदेशज लिपि की ध्वनियां ली गई हैं, तो शब्द भी कैसे बन जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है विदेशज शब्द बन जाएंगे, जो कि आगे हमें देशज विदेशज को पढ़ने में सहूलियत देंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।